चेहरे को पढ़ने वाली नजर दे जाऊंगा। यारो मैं उस जमाने का संतराश हूँ कि पत्थर को बोलने का हुनर दे जाऊंगा, कि पत्थर को बोलने का हुनर दे जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, व्हाई टू स्टडी? पढ़ना क्यों है? इतना दिमाग घसना, इतना स्ट्रगल करना, इतनी तकलीफ उठाना क्यों है? खास करके गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए पढ़ना क्यों है? अगर तुमको पता चल गया व्हाई टू स्टडी, तुमको व्हाई का अगर आंसर मिल गया ना, तो तुमको हाउ का आंसर अपने आप मिल जाएगा। सो यू शुड नो। मेन बात, गर्ल्स के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बॉयज़ के लिए है। बॉयज़ लोग सीरियस लो, लेकिन उसमें बॉयज़ का कैसे है, सीरियस लेने वाला टॉप करता, नहीं लेने वाला कुछ भी नहीं करता, बॉयज़ का ऐसा रहता। और गर्ल्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गर्ल्स अपनी जो स्टडी जो है ना, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है, अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाती है, अपनी स्टडी अपने को रहने का सलीका सिखाती है, बात करने का तरीका सिखाती है। जब अपन बाहर जाते हैं, हाउ टू इंटरेक्शन विद अदर, हाउ टू लिव इन द सोसाइटी, हाउ टू लिव इन द कम्युनिटी। कोई जब तुम अच्छा एजुकेशन लेते हो, पढ़ाई करते हो ना, तो तुम्हारी एक पर्सनालिटी बिल्डअप होती है, तुम्हारी एक अपनी पर्सनालिटी बनती है। तुम जब बाहर जाते हो ना, तो तुम्हारा एजुकेशन तुम्हारी पर्सनालिटी से दिखाई देता है। अब तुम बैंक जाओ, तुम कहाँ भी जाओ, तुम मार्केट जाओ, क्यों है? क्योंकि हम एजुकेशन में पीछे हैं। अगर तुम वहाँ पे तुम्हारा लिविंग लाइफस्टाइल चेंज, तुम्हारा लाइफस्टाइल बेटर होता है, तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलप होती है स्टडी से, इसलिए तुमको पढ़ना है। और जब तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएंगी ना, तो अपने आप सामने वाला तुमको रिस्पेक्ट देगा। बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं ना, तो बोलते तुम्हारा पढ़ के क्या फ़ायदा, तुम तो शादी करेंगे, चले जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। दूसरी बात, तुम अच्छे से रह के तो देखो, तुम टॉप करो, तुमको कौन जॉब नहीं देगा? तुम टॉप नहीं करेंगे तो पढ़ाई नहीं, तुम ट्राई नहीं करेंगे तो फिर कौन तुमको जॉब ऑफर करेगा? और दूसरी बात, लड़कियों के लिए खास, लड़कियों को बहुत बोला जाता है कि तुम्हारा इतना पढ़ लिख के क्या फ़ायदा, आखिर में तुम्हें घर में जाना है, घर बसाना। खुद के लिए पढ़ो, लड़कियों के लिए खास, खुद के लिए नहीं तो नहीं सही, अपने बच्चों के लिए पढ़ो। तुम पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे, तुम्हारे बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। तुम्हारे बच्चे आके तुमसे डाउट पूछेंगे तो तुम्हारे पास आंसर होगा डाउट क्लियर करने का। तुम लोग आज नोटिस कर सकते हैं कि तुम्हारे माँ बाप इतने लिटरेट नहीं हैं, तो तुम तुम्हारे एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनसे शेयर नहीं करते, और तुम्हारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते, तुम्हारे डाउट बढ़ते जाते, तुम उस चीज़ को इग्नोर करते हो, और फिर बाद में वही रिग्रेट फील करते हो। आगे जाके वही लाइफ बनती, तुम्हारी भी शादी हो गई, तुम्हारे भी बच्चे हो गए, तुम्हारे बच्चे भी वैसी ज़िंदगी गुजारे। क्या तुम चाहेंगे कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी जैसी ज़िंदगी गुजारे? नहीं। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए पढ़ो, ताकि जब तुम पढ़ाई करते, स्टडी करते हो ना, तो तुम अपने बच्चों के लिए अपब्रिंगिंग अच्छी करते हो, उनका अच्छा परवरिश करते हो, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। मेन बात, उनमें एजुकेशन, जब तुम्हारे बच्चे रहेंगे 6th स्टैंडर्ड के, आके तुमको डाउट पूछेंगे तो तुमको आना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए। माँ पहला स्कूल है बच्चे का, माँ के पास सब है ना, इसलिए। और मेन बात, जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स क्या बोलेंगे, जनरेशन को चलाती है। बॉयज़ का इतना हाथ नहीं होता जितना औरतों का हाथ होता है जनरेशन चलाने में, इसलिए पढ़ना है। और दूसरी बात, लड़कों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तुम्हारे माँ बाप जैसी ज़िंदगी गुजारे तुमने देखे हैं, तो तुम्हारे माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देना है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके तुम्हें यहाँ तक पहुँचाए है। अपने माँ बाप का एहसास करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, आज के ज़माने में लड़कियाँ इतना पढ़ रहे हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे, कम से कम अपने रिश्तों के लिए तो पढ़ लो। कि तुमको लड़की कौन देगा? जब लड़की इतनी पढ़ेगी है तो फिर ऐसे लड़के तो नहीं देंगे ना, कम से कम उसलिए तो पढ़। अब ये ना रेसिप्रोकल हो गया, पहले लड़कियों को बोलते थे कि तुम पढ़ो, लड़का कलेक्टर है, उसको कलेक्टर चाहिए, तो लड़की नहीं। आज ना उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, लड़कियाँ बहुत पढ़ रही है, लड़के भी है, लेकिन लड़कों का एक्सट्रीम लेवल पे है, तो एकदम हाई फाई है नहीं है, तो फिर कुछ नहीं, ऐसा है। व्हाई टू स्टडी अगर तुमको समझ गया ना, तुमको अपने आप पता चल जाएगा हाउ टू स्टडी। दूसरी बात, तुमको ये लग रहा रहेगा इतनी मेहनत करके, इतना वो करके क्या फ़ायदा, बाद में तो जैसे किसी का नहीं हो पाता, जैसे तुमने
भी पढ़ाई किए तुम उसमें करियर नहीं बना पाते। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि वो मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती, वो मेहनत हमेशा तुम्हें कहीं ना कहीं काम आती है। जैसे बहुत सारे बच्चे रहते, और दूसरी गर्ल्स के लिए खास, फर्स्ट ना जब 10th हो जाता ना, 11th 12th में आते ना, तो एकदम क्रेज के साथ आते कि हाँ करना है, देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, उनका फिर कॉन्फिडेंस एकदम वो हो जाता है। मेरे साथ की मैं बात बताती हूँ, मेरे बैच में 100 बच्चियाँ थे। माइनॉरिटी बैच से मेरा रिलायंस में लगा था 11th 12th में। 11th में मेरा वहाँ बहुत बेकार गया, पूरा 11th का साल मेरे सिर्फ डेमो लेक्चर बोल के होते गए। 12th में मैंने थोड़ी मेहनत करके वहाँ पे कर पाई, इसलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा इस वजह से भी खराब है। क्योंकि मेरी जो बैच थी 12th स्टैंडर्ड में मैं जब गई, 50 स्टूडेंट सारे के सारे ट्यूशन एरिया में, और 50 स्टूडेंट्स थे सिर्फ कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में नहीं होता था इतना। माइनॉरिटी बैच थी करके जो पैसा भरते थे उन लोग का हो जाता था, हम लोग को डेमो के लिए भेज जाते थे, मतलब कोई भी लेक्चर को देते थे और हमको वोटिंग करना रहता था। तो मैंने ये देखी कि जो बच्चियाँ हैं ना, उसमें से कुछ बच्चियाँ आगे जाके पढ़ाई करती है, कुछ नहीं करती, वो फर्स्ट अटेम्प्ट देती है, उनकी शादियाँ हो जाती। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, कुछ नहीं करने से बेहतर है कि कुछ कर लो। 2 साल 3 साल ये भी कोर्सेज है, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ कर लो। तुम्हारी रिस्पेक्ट रहेगी, तुम्हारा ओपिनियन रहेगा, तुम्हारे बात को अहमियत दी जाएगी तुम्हारे इन-लॉज में। बात ये है, तो अपनी इमेज खुद बनाओ, अपनी पर्सनैलिटी खुद बनाओ। तुम्हारा नंबर नहीं लगा कोई बात नहीं, मेडिकल फील्ड में बहुत ऑप्शंस है, ओटी टेक्नीशियन है, पैरामेडिकल कार्डियोलॉजी है, लैब टेक्नीशियन है, फिर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, और गवर्नमेंट में तो इतने अच्छे से लग जाता माशाल्लाह से। अपने मुस्लिम के सीट्स भी हैं, और गवर्नमेंट से लग गया तो फिर टेंशन की बात नहीं। और तुमने एक बार अपना अंडर ग्रेजुएट कर लिए ना, तो अपने आप को इंटरेस्ट आ गया तो तुम पोस्ट ग्रेजुएट उसमें कर लिए तो तुम लेक्चरशिप बन जाते हो। आगे की बात है, तुम्हें करना है नहीं करना है, लेकिन कुछ करना ज़रूरी है लड़कियों के लिए। अब हाउ टू स्टडी का मैं कुछ बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि इतने लोग बच्चों ने दे दिए एग्ज़ाम, लेकिन उसमें से सिर्फ 80,000 90,000 का सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के बच्चे भी 24 लाख बच्चे, 23 लाख बच्चे उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई सब करते हैं, रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है वो बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन उनका क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने रिवीजन नहीं किए। तुम अगर नीट के बच्चों को, हमारे ट्यूशन एरिया में ना 12th के बच्चों को जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनको अगर बायोलॉजी को पूछेंगे ना, वो क्वेश्चन देखते ही बताएंगी कौन से चैप्टर में, कौन से पेज पे, कौन से पैराग्राफ की लाइन में। इतना उनको हाँ हो, क्योंकि बायोलॉजी की जो बुक है ना, उसको एकदम घुट के पी लेना है, समझो लाइन टू लाइन। हमको भी ये सुन के एकदम वो लगता था, लेकिन हमने भी करे, और ये होती है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल, ये होता है तुम्हारे सामने। हम अभी सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। हम बता सकते, हम सब इसलिए आए कि हम ये बता सकते कि तुम कर सकते हो और ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैं ज़्यादा इतना नहीं बोलना चाहूँगी कि टाइम टेबल बनाओ इतना सब। पहली बात ये हम सब लोग ये करके देख चुके हैं, टाइम टेबल बना के इतना सोना है। इतना स्ट्रिक्टली टाइम टेबल मत बनाओ, रफली टाइम टेबल बनाओ। हाँ, 3 में से 6 घंटे सोना है। अब वो 6 घंटे तुम्हारी मर्जी, कभी भी सो कभी भी दिन में से 4 घंटे पढ़ना है, वो 4 घंटे कभी भी पढ़ो तुम्हारे हिसाब से, फ्लेक्सिबल, कंफर्टेबली देख के। अब तुम यहाँ से मोस्टली 11th 12th की ज़्यादा है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी 11th 12th के बच्चे जाएंगे कॉलेज में, उनको समझ में आएगा क्या करना है। तो जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ना, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो क्या करना, जो आज पढ़ाई है वो ही आगे रिवाइज करना, वो तुम्हारे लिए इनफ है। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ नहीं करते। तुम आके वो चीज़ तुमने क्लास में, अगर तुमको समझा, क्लास में तुम 20% रिटेन करोगे, वो चीज़ आके तुम रूम पे रिवाइज करेंगे, 80% वो रिटेन हो जाएंगी। उस दिन का रिवाइज कर दिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का ऐसा करना है, बुक से भी पढ़ना है, और फिजिक्स के जो क्वेश्चंस सर सॉल्व कराते हैं ना लेक्चर में, वो आके हॉस्टल में खुद सॉल्व करो। बेशक देख के सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो सॉल्व करते ही नहीं, वो खोलते ही नहीं फिजिक्स, डायरेक्ट अगले दिन टीचर के सामने ही खुलती होगी। तब ऐसा मत करो, फिजिक्स को इम्पोर्टेंस दो। फिजिक्स धोखा नहीं देता, बायोलॉजी धोखा दे सकता है, क्योंकि बायोलॉजी इतना पढ़ते लोग, लेकिन इतने सिली क्वेश्चन पूछते हमको आके एकदम हो लगता है लॉन्ग तो इजी क्वेश्चन था, कैसे रॉन्ग हो गया। बायोलॉजी का ऐसा होता है, लेकिन फिजिक्स धोखा नहीं देता। फिजिक्स को तुम टाइम देंगे ना, उसके आंसर भी बराबर निकलते और बराबर सॉल्व भी होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऐसा करना है, और बायो तुमको NCERT से पढ़ना है। हाईलाइट करो और ये अच्छे से पढ़ाई करो। जो रोज़ का है रोज़ का आगे
11 12 के लिए रोज़ का के रोज़ को रिवाइज करो, रोज़ के क्वेश्चन सॉल्व करो, और हफ्ते भर में जो है वो एक पेज में खाली संडे के दिन पलटाने का, क्या करें क्या नहीं करें, बस बात खत्म। और जब तुम बायोलॉजी का पढ़ते रहते ना, तो एक चैप्टर को एक पेज में माइंड मैप्स शॉर्ट नोट्स ऐसा बना देगा। मैंने तो ऐसा बनाई थी, हर चैप्टर का एक पेज में। एक चैप्टर 6-7 पेजेस का रहता, तो वो 6-7 पेज को मैंने एक ही कंसाइज कर दी थी, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करके ना पता चल जाता है ये चैप्टर में एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट कौन सा है, वो उसके अलावा किसी और का पूछता नहीं, ऐसा रहता। कुछ कुछ ऐसा रहता है ना, जब तुम प्रीवियस ईयर देखेंगे, पेपर्स देखेंगे, तुमको पता चल जाएगा। बार बार उस पर क्वेश्चन करता, पता नहीं क्यों एग्जामिनर को अलग से उसको वो टॉपिक पसंद रहेगा शायद से। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाएगा हर चैप्टर का, क्योंकि वो जो है ना शॉर्ट नोट्स, वो तुम्हारे आखिरी के 2 महीने में काम आएंगे। तुम अगर कल एग्ज़ाम है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो तुम NCERT लेके नहीं बैठ सकते। NCERT तुम डाउट रहा देखो, लेकिन NCERT लेके इतनी बड़ी बुक एक इसमें नहीं पढ़ सकते, तो एटलीस्ट वो टाइम पे तुम रिवाइज करेंगे ना, तो अपने जो शॉर्ट नोट्स है एक पेज में जो कंसाइज करके बनाए वो तुम पलटा सकते। पूरे टोटल चैप्टर्स अच्छे खासे रहते, एक शॉर्ट नोट्स की एक पतली बुक बन जाती, तो उसको तुम वो कर। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर इसी के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले उसको याद करो, हर चैप्टर के नाम और उसके फॉर्मूले। मैं तो ये हमेशा करती थी, एक चैप्टर हो गया ना, चैप्टर हो जाने के बाद मैं अपना करती थी चैप्टर का नाम, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चंस कहाँ से क्या पूछ सकते, उसमें सर हमको बताते थे कि इसमें क्या सिली क्वेश्चंस ऐसे पूछते थे ना, तो वो लिखती थी, फॉर्मूले लिखती थी और उसमें बनाती थी। तो जब रिवाइज करने का रहता था ना, तो बस पलटाओ और एग्जाम दे दिया, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस जो भी करना है तुमको एग्जाम के 2-3 महीने तक एकदम पक्का होना चाहिए हर सब कुछ। ये फिजिक्स केमिस्ट्री का हो गया, बायो तो तुमको एकदम रट लेना। उसके बाद में दूसरी बात, तुमने तुम्हारा ऑल बेस दे, पूरा बेस 100% दे दिए, सब कर दिए, फिर भी तुम्हारा नहीं हुआ, तो ये बात याद रखना, MBBS इज़ नॉट योर लाइफ। MBBS नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जैसा अब शीरिन ने बोले कि MBBS उनके इसमें नहीं था, तो उनके सीनियर ने बोले कि हो सकता है अल्लाह ताला ने तुम्हें BMS के लिए बनाया है। तो अल्लाह ताला ने ये एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अपने ख्वाहिश से बेहतर अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह के फैसले पे हमेशा शुक्र अदा करना और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। बहुत सारे बच्चे रहते मेरे साथी हैं, उनका लगा लेना, उनको MBBS में इतना क्रेज, लेकिन उनका लगा लेना, फील्ड ही छोड़ दे एकदम, उससे वो हो गए, पढ़ने का नहीं, दूसरे इसमें चले गए, दूसरा कुछ करें, ठीक है नहीं लगा तुम्हारे जितने मार्क्स। और दूसरी बात, ये जो लूप एक रेट तैयार होता ना, फर्स्ट अटेम्प्ट दो नहीं आया, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं आया, थर्ड दो नहीं, ये लूप में अगर तुम ट्रैक हो गए, तो एक बात मैं तुमको बोल दूँ, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट काफ़ी है। 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा मत करो, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, क्योंकि दूसरे ऑप्शन से दूसरे करियर में ऐसा नहीं है हम लोग। और हमारे जो सर थे ना ट्यूटर RCC में, हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में बोल दिए थे कि अगर तुम पैसों के लिए मेडिकल फील्ड में घुस रहे ना, तो अभी के अभी मेरे क्लासरूम से बाहर चले जाओ। पैसों के लिए घुस रहे तो तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम अपने अच्छी नीयत से करेंगे ना तो तुम्हारा हो भी जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखो, अगर पैसे के पीछे इतना भागना, इट्स नॉट अ मतलब कम आप अच्छी बात है, लेकिन वो बोलते हैं ना पैसे के पीछे जितना भागना उतना पैसा इंसान को कम पड़ता है, चाहे कितना भी हो। तो तुम अगर हार्ड वर्किंग करेंगे ना, पैसा अपने आप खुद आ जाता, प्यार भी अपने आप खुद आ जाता, पैसा प्यार सब मिल जाता, तुम अगर अच्छी नीयत है, तुम हार्ड वर्किंग है तो। और MBBS तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तुम उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन निकालो। मैं SRT में गई थी, एक्सरे वगैरह का पोर्शन था, रेडियो का। अभी भी फैमिली में ना किसको भी कुछ रहता तो मैं चली जाती हूँ उनके साथ, क्योंकि मुझे मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो वहाँ पे अपनी एक बुरखे में बच्ची दिखी थी, उससे मैंने बात की, तो मेरे को लगा शायद मेडिकल फील्ड की इंटर्न वगैरह रहेगी, तो फिर उसने बोली नहीं, मैं पैरामेडिकल में रेडियोलॉजी में थी। तो वो बच्ची वहाँ पे एक्सरे का काम, CT स्कैन, MRI ये सब उसका काम था। तो फिर मैं उसको पूछा एडमिशन वगैरह कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसके टाइम पे 12th के ऊपर था, परसेंटेज तुम्हारा अच्छा है, 85 है, 80 वो है, तो गवर्नमेंट से लग जाता। तो उसका गवर्नमेंट से लगा था और 3 साल का कोर्स रहता, उसके बाद तुमको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती, फॉर्म्स निकलते वगैरह रहता। तो तुम्हारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं मेडिकल फील्ड के अलावा, आर्किटेक्चर हो गया, और भी बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन एटलीस्ट पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें इतनी सब मेहनत करे तो हाउ टू डील विथ फेलियर,
बहुत सारे बच्चे ना भी एग्जाम देके आए, लेकिन अब वो ना मुंह में छुप के बैठ गए कि अभी रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। दूसरी बात, तुमने जो मेहनत करे वो तुमको मालूम, सामने वाले को नहीं मालूम तुमने क्या स्ट्रगल किया, तुमको मालूम। रिजल्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर बोलने वाले बड़े रहते, इग्नोर कर देना रहता, उनको कुछ नहीं बोल सकते। मैंने जो मेरी जर्नी है ना, फर्स्ट टू 10th इंग्लिश स्कूल में पढ़ी, इंग्लिश स्कूल में 11th-12th रिलायंस में पढ़ी, वहाँ का मेरे को नहीं सूट हुआ। उसके बाद में फर्स्ट रिपीट मैंने घर से करी PWD से। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरे 293 मार्क्स से, सेकेंड अटैम्प्ट में PW से करी फिजिक्स वाला से घर बैठे, उसमें मेरे 100 मार्क्स पड़े तो 381 मार्क्स थे। थर्ड अटैम्प्ट में RCC में गई, RCC में वहाँ जाके मैंने वहाँ पर पढ़ाई की तो मेरे 100 मार्क्स बढ़ के 500 पे मेरा लक ऐसा था कि एक कॉलेज था जो पूरे काउंसलिंग में ना उसको ग्रांट में मिली थी शायद से, और लास्ट के 2 राउंड बाकी थे, मेरा ना 4 मार्क्स से बदनापुर का कॉलेज चला जा रहा था। 504 या 503 पे बदनापुर का कॉलेज था। उसमें भी मेरे पापा मुझे इतने मोटिवेट करके बोल रहे थे, बेटा 6 महीने हैं, एक बार दे देती क्या। बस अब बहुत हो जाता है एग्जॉशन दिमाग का। 4 मार्क्स से मतलब मैं MBBS मेरा जा रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी ना। मैं हर काउंसलिंग में पता है रिलैक्स हर काउंसलिंग में रात भर जागी। एक तो काउंसलिंग वालों को पता नहीं क्या क्रेज है रात के 12 बजे काउंसलिंग का शीट डालने का। 3 राउंड थे, पूरे 5 राउंड थे। पहला राउंड, और मेरा जितना पेरेंट्स का इन्वॉल्व है ना उतना मेरा भी था, कौन सा कॉलेज किधर है क्या है। फर्स्ट इसमें मैंने डाली तो नहीं लगा। MBBS के सारे कॉलेज थे, MBBS की काउंसलिंग थी, MBBS की अलग थी, BMS वगैरह, आयुर्वेदा की अलग थी, आयुष काउंसलिंग। फर्स्ट में नहीं लगा, ठीक है। सेकेंड में मैंने डाली, मैंने BDS की भी कॉलेज डाल दी और पापा को बोली कि मैं BDS भी डाल दे रही। तो सेकेंड कॉलेज में मेरे को सेंट जॉर्ज कॉलेज मिला था, मुंबई का फर्स्ट कॉलेज BDS का। तो वहाँ पे मैं एकदम खुश थी कि अरे बाप रे एकदम मस्त हो गया। और उसकी रीजनेबल, अब गवर्नमेंट का बोले तो बात खत्म। और वो BDS के पूरे महाराष्ट्र में 4 कॉलेज हैं, एक मुंबई में, एक नागपुर में और एक दो औरंगाबाद में शायद से, या 2 नागपुर में, ऐसे 4 है गवर्नमेंट कॉलेज। तो फर्स्ट मेरा सेंट जॉर्ज में लगा, लेकिन जब मेरे खानदान में मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, मेरे डॉक्टर जुबैर करके मुंबई में पापा की कजिन है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, उन्होंने भी बहुत ट्राई किए थे, लेकिन माशाल्लाह से उनका बहुत सही चलता है मुंबई में अभी क्लिनिक। और मेरे बहन भाई है, मेरी सबसे बड़ी बहन है, BHMS किए हैं उन्होंने। सबसे बोलने के बाद सबने मेरे को यही, क्योंकि वो कोरोना का जस्ट एंड हुआ था तो BDS ना उसका स्कोप बहुत कम हो गया था। सब मेरे को यही बोल रहे थे कि BDS में लेने से बेहतर है कि तुम BMS कर लो, लेकिन मेरे को BDS का था एक, वो कॉलेज में देखी थी BT स्टेशन के साइड में कॉलेज, बहुत सही एकदम पॉश, और मतलब चारों कॉलेज से सबसे बड़ा, बहुत सही था वो। और फीस भी नहीं थी, एक ईयर की सिर्फ 50,000, एक साल की हॉस्टल की सिर्फ 5,000। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए शायद उससे बेहतर रखे थे, इसलिए मैंने उस चीज़ को छोड़ दी। मेरे को ना बहुत रिग्रेट हुआ था कि क्यों छोड़ी रहेंगी, गवर्नमेंट का है, अच्छा है, BDS कॉलेज है। बहुत सारे लोग ने बोले कि बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स रहते, कैसे करेंगी। मेरे भाई का बोलना था कि तुझे अच्छे सोसाइटी में रहना पड़ेगा, क्योंकि गरीब लोग जो नॉर्मल रहते हैं ना, मिडिल क्लास के, वो नहीं आते, उनका अगर दांत दुखा तो लौंग का तेल लगा के लेकिन जो अच्छी क्लास के लोग हैं वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ऐसा मेरे भाई ने मुझे एग्जाम्पल दिया था कि तुझे अच्छी सोसाइटी में जाना पड़ेगा अगर तू BDS करेंगी वगैरह। तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी, मैं ले गई एडमिशन को। थर्ड राउंड हुआ, थर्ड राउंड में फिर मैंने डाली, मेरा नहीं लगा। वो थर्ड राउंड के टाइम पे मेरा BMS का काउंसलिंग शुरू हो गया था, और उसमें मेरा फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट के अहमदनगर में मेरा नंबर लगा था, और मैं सेकेंड राउंड का वेट कर रही थी BMS का कि पूना या मुंबई या औरंगाबाद, तीनों में से कोई एक मिल जाए तो मैं बेफिक्र, मुझे अहमदनगर वगैरह नहीं जाना था। तो उसके बाद में BMS की सेकेंड लिस्ट लगने वाली थी, उससे पहले ही MBBS की लिस्ट लगने वाली थी। मैं एकदम बेफिक्र होकर सो गई। मेरे पापा को एक था डर लगी कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने 3 राउंड जागी।
और तुम लोग को मालूम, जब लिस्ट लगती ना 12-1 बजे, लिस्ट लगने के बाद चाहे खुशी की खबर हो या मतलब सैड न्यूज़ हो, तुमको नींद आएगी ही नहीं। वो 3 रात में जागी हूँ, 1 बजे लिस्ट लगती थी, नहीं लगा तो उसका अलग टेंशन, और फजर पढ़ के मैं सोती थी। ये बात मैं बोली कि मैं नहीं जागने वाली, मेरा वैसे भी लगने वाला है। मेरे को इतना था कि मेरा नहीं लग, क्योंकि मैं 3 काउंसलर को फ़ोन करके पूछ चुकी थी, सर मेरा रैंक ये है, मेरे मार्क्सिट लगेगा क्या? सब ने, हाँ, नजम सर को भी पूछी थी। मैं नजम सर को नहीं जानती थी, पर मुझे उनका कांटेक्ट मिला था फ्रेंड्स के थ्रू, पापा जानते थे, उनको भी पूछी थी। सब ने बोले थे कि बेटा नहीं होगा, बदनापुर का ही 504 पे गया, तुम्हारा नहीं होगा। मैं एकदम हार मान गई थी और मैं सो गई थी नमाज वगैरह पढ़ के, लेकिन मेरे अब्बू जागे थे। और फिर मेरे जब वो लिस्ट लगी तो मेरा नाम आया उसमें, और सबसे ज़्यादा खुश मेरे अब्बू थे। पानी ले लो। एक बात याद रखना, अपना पूरा बेस्ट देना, देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह से बेहतर कोई नहीं दे सकता। हमारे ना 11-12 में मैथ थे, इंग्लिश के, मुझे फिर मेरे को ना तब उनकी वो बात इतनी नहीं लगी, क्योंकि मैं हार्ड वर्क की ये सोचने वाली, और मेरे को लगता था कि ठीक है पढ़ाई करें तो होता ये था। लेकिन मेरे इंग्लिश के मैम थे ना, उन्होंने मेरे को बोले थे जब हमारा बोर्ड एग्जाम था ना, मेरे को वो बात वो टाइम पे नहीं, लेकिन जब मेरा ये MBBS लगा ना, तब मेरे को फील हुआ वो चीज़। वो मैम ने मेरे को बोले थे सबको कि 99% जो है तुम्हारा स्टडी है, तुम्हारा हार्ड वर्क है, लेकिन 1% जो है ना, वो तुम्हारे अच्छे काम, तुम्हारी फरमाबरदारी, दूसरों के साथ अच्छे काम, दूसरों की दुआएं, वो सब है। तो मुझे ऐसा लगता कि वो मेरे जो पापा का 1% है ना, उस वजह से, उस नसीब से, मुझे मेरे पापा की और अम्मी के दुआओं से, मेरे अम्मी और अब्बू की बहुत मेहनत है, मेरे से ज़्यादा उन्होंने दुआएं की है। तहज्जुद में उठते थे, उनका तो रूटीन हो गया तब से, तहज्जुद में उनका उठना कंपलसरी है, उठ के दुआ करते थे। तो ये बात हमेशा याद रखना कि मिरेकल हैपन्स, दुआ में मिरेकल है, दुआ करो। मैं एक बात बताना चाहूँगी, इतना पढ़ने लिखने में ना, पढ़ो लिखो लेकिन कभी अल्लाह को मत छोड़ो। मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, मैं बराबर से हर चीज़ मेरा मामूल था। असर से मगरिब में मैं कोई पढ़ाई नहीं करती थी, असर से मगरिब में मेरा भी जिक्र का था, और मैं जिक्र करती थी, मेरे को उससे सुकून मिलता था। सबका अलग अलग, लेकिन मेरे को उससे सुकून मिलता है। अभी भी मैं वही करती हूँ। वो टाइम पे ना मेरा कुछ करने का मन नहीं करता असर से मगरिब में, मतलब कि जैसे पढ़ाई हो गया, खाना, दूसरा कुछ काम नहीं, बस जिक्र करती रहती हूँ मैं। तो ये बात हमेशा याद रखो, अपना बेस्ट दो और अच्छे से पढ़ाई करो, और हमेशा दुआ वगैरह किया करो। एक तो मैंने फेल्योर का हाउ टू डील विद फेल्योर, अगर तुमने तुम्हारा बेस्ट दे दिए तो उसमें तुम यहाँ से बाहर रहने जाओगे, तो तुम यहाँ से बाहर